जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए एकदम मस्त से तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आज आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि जिस चीज़ों को आप हजारों हजार रुपया दे करके आप लोग पेड कोर्स में खरीदते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी का वैल्यू भी पीएससी देता है। अर्थात अगर मान लीजिए क्लेम करना या कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो किसको पकड़ के दीजिएगा? कौन ऑथेंटिक बुक है? एनसीईआरटी है। इसी चीज को देखते हुए 11th 12th ये दोनों एनसीईआरटी को बहुत मेहनत से पढ़ के एक अच्छे तरीका से ऐसा आप लोग के लिए तोहफा लाए हैं। आप मेरी रणनीति और मेरा तैयारी को अगर देखिएगा तो पक्का आप लोग खुश हो जाइएगा। और इसी तरह से हम लोग पूरी सिलेबस को कवर कराएंगे जब तक क्या बोलते टीआरई 3 और टीआरई 4 वालों के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा थ्योरी दे दे। उसके बाद लास्ट में तो महामैराथन जो अपना रूल चलता है भाई, एक में 200 150 क्वेश्चन कम से कम, इस बार 300 क्वेश्चन का हम लोग महामैराथन करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ करके आई थिंक आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राही म्यूजिक मस्ती चैनल से पहले जुड़ जाइए आप, और हम लोग इसी तरीका से मस्ती में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज आपके लिए हम तोहफा लाए क्या है, क्या आप लोग खुश होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये चीज आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग, अगर आप लोग नोट भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और क्योंकि शुरुआत से लेकर के अंतिम तक पढ़ाएंगे, आपके अपने समझ विकसित के लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो एनसीईआरटी किस तरह से कवर करेंगे इसको हम लोग देखते हुए पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपके पहला चैप्टर है, 12th अगर देखिएगा पहला चैप्टर है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th को, अब 12th को पकड़ा गया, उस चैप्टर को पकड़ा गया और उस चैप्टर से जुड़ा हुआ 11th हो या राग परिचय हो या संगीत मैनुअल हो, मतलब बहुत सारे बुकों को खोजते हुए देखते हुए कुछ चीज़ों को अवॉइड भी हुआ है एनसीईआरटी को लेकर के, क्योंकि कुछ चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट लगा जो आपको अलग से पूरा करेंगे। ये पहला क्लास है एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड का, इसीलिए पूरा बढ़िया से बता दिया आप लोग को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस तरह से हम लोग तैयारी करने वाले। देखिए आपको पहला चैप्टर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला चैप्टर क्या दिख रहा है? भारतीय संगीत का विकास। अर्थात भारतीय संगीत समझिएगा, अपनी समझ अगर विकसित करना है भाई तो धैर्य से पढ़ना सीखना पड़ेगा। आजकल के युवाओं में क्या हो गया पता नहीं क्यों, हमें ऐसा लगता है, फील होता है, ये सही है गलत, कि आज उसको चाहिए कि मतलब एक झटके में पूरा समझ गया। भाई आप एक झटके में झटक सकते हैं, समझ विकसित नहीं कर सकते अपना आप को। इसीलिए धैर्य से किसी भी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हम चाह रहे हैं कि फ्री में आप लोग को इतना पहुंचे, क्योंकि फ्री है तो इसीलिए थोड़ा सा आपकी दायित्व बन जाता है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरा। ठीक है, चलिए, क्योंकि पूरा देंगे हम आप लोग को। देखिए ये पहले देखिए, आपको पहला चैप्टर आपका हो गया भारतीय संगीत का विकास। इन द सेंस मतलब क्या है इसका? भारतीय संगीत का विकास, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपना जो संगीत है, अब किसी भी चीज का विकास होने के लिए उसके क्रमबद्ध को जब हम देखते हैं तो आपको वो चीजें समझ में आती है। जैसे कि आप अपनी विकास के बारे में सोचिए, पहले बच्चा थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे किस किस क्षेत्र में कहाँ क्या क्या किए, धीरे धीरे करके आज संगीत में जुड़े हैं। फिर जो है क्या बोलते हैं, स्टेट का एग्जाम दिए, स्टेट निकाले, फिर टीआरई 1 में आप लोग का नहीं हुआ, फिर टीआरई 4 के लिए तैयारी करें, स्टेट किसी का हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को देखते हुए आज मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं। तो इसी तरह से अगर आप संगीत के, अपना भारत का संगीत जो किस तरह से विकास हुआ इसको अगर देख लेते हैं तो आपको अपनी समझ विकसित हो जाएगा। हाँ भाई, जो सबसे पहले जो सामवेद था, वैदिक काल में इतनी विकास हुआ था, फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र लिखा, फिर इस तरह से बहुत सारे बुक लिखा गया, बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च कर करके इस पर हम लोग को पहुंचाया, तब जा करके आज जो हमारे बीच संगीत है वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं दाएं ताएं पढ़ लीजिएगा उसमें क्या होता है, हाँ जान तो लीजिएगा लेकिन क्रमबद्ध तरीका से माइंड में आप एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा, अपनी समझ विकसित नहीं हो पाएगा। इसके लिए देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले जितना भी क्रमबद्ध तरीका उसको पॉइंट भी बना लिए। कैसे? जैसे एक पॉइंट हम अपना लोग का हो गया, देखिए ये देखिए, वैदिक काल से 13वीं शताब्दी तक, मतलब कि इस पॉइंट हम लोग इस पॉइंट का अलग से देखेंगे, एकदम चीर फाड़ उठा देंगे इसका, हम बढ़िया से एकदम देखेंगे। अगर कॉपी बनाना है आप लोग को तो नोट बना सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आप लोग को कोशिश करेंगे पहुंचाने का। ठीक है, चलिए ये हो गया वैदिक काल से 13वीं शताब्दी, अर्थात वैदिक काल से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के बीच में कौन कौन सी कैसे विकसित रहे ये चीज हम लोग देखेंगे। उसमें अब देखिए इसी में आ जाएगा सामवेद में संगीत, मतलब वैदिक काल में संगीत हो चल रहा है तो पहला में ये देख लेंगे कि कहाँ क्या बात हुआ, इसमें देख लेंगे। उसके बाद सामवेद में संगीत, मतलब सामवेद में जो संगीत था वो किस तरह से
उस समय चल रहा था। उसके बाद रामायण तथा महाभारत में संगीत, फिर नाट्य शास्त्र में, बृहदेशी में, स्वरमेल कलानिधि। उसके बाद जिस तरह से बुक चलता गया, हमारे बीच आता गया, मतलब बुक ही ऑथेंटिक रहा ना। जो पुरानी वैदिक कालीन जो उस समय का बुक है, जो जिस तरह से विकसित हुआ, जो एनसीईआरटी कोट किया है, इस तरह से हमारा संगीत विकसित हो। फिर राज तरंगिणी हो गया, संगीत परिजात हो गया, चतुर्दंडी प्रकाशिका, चाहे आप कर्नाटकी संगीत की बात कर लेती है, पंडित बाण भट्ट की रचना होगी, ये 3 बुक लिखा। तो इस तरह से जब ये सारे दक्षिणी संगीत की बात होगी। आधुनिक युग में संगीत, मतलब कि आधुनिक काल में संगीत किस तरह से आया, तो संगीत के समय कितने बार, सब चीज को हम एक एक करके टॉपिक करके देखें। उसके बाद फिर घराना का उद्भव कैसे हुआ, फिर उसके बाद संगीत शिक्षण संस्थाओं का विकास मतलब कैसे हुआ, तब जाकर के संगीत फैलना शुरू हुआ। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट देख लिए। अब एक एक पॉइंट पर पूरा विश्लेषण के साथ हम लोग करेंगे। क्या आप लोग सरप्राइज रहे कि नहीं? बस देखिए, कहीं दाएं ताएं पढ़ने से पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन आपको बोल रहे ना कि अपनी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। इसके लिए इस तरह से आप लोग को डिजाइन किया आपके लिए फ्री में कोर्स। चलिए कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट पर देखते हैं। अगर पार्ट वाइज पार्ट होगा तो पार्ट वाइज पार्ट देंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा एक ही वीडियो में कवर पाए, नहीं तो पार्ट वाइज पार्ट करके आपको देंगे। चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिए कि भाई ऐसा भी है फ्री में, वो भी ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वैदिक पहला पॉइंट है हम लोग का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगा ये आपके बीच यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, कितनी अच्छी रणनीति रहेगी पढ़ने की। और उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर में आज का एग्जाम ले लेंगे आप लोग का। ये फ्री में जितना लोग बौखलाहट काटते रहता है, ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। पेड कोर्स है 1500 रुपया देकर कुछ नहीं, 2-2 हज़ार में देकर कुछ नहीं मिलेगा। बस यही चीजें मिलेगा जो आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं वैदिक काल से 13वीं शताब्दी तक, मतलब जो वैदिक काल से 13वीं शताब्दी तक विकसित हुआ, इस चीज को हम लोग समझेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था ये बस समझने के लिए आपको है, उसके बाद सारे बुक आ जाएगा। इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोग क्या पढ़ने को मिलेगा, मेन चीजें पढ़ने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग अब मेन चीज हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि कितने संगीत को कितने भागों में बांटा। अगर संगीत के इतिहास को देखें तो इतिहास समझने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होता पता है, एक काल खंड में बांट दे। जिस तरह से आप अपने को समझने के लिए बेदरा वाला रूप, मतलब बच्चा थे तब कैसा हम थे, ढेरवा हुए मतलब कहीं जवान हुए तब कैसा हम बने, उसके बाद फिर जवान देकर के जब अपने ऊपर करियर बनाना शुरू किया तब फिर कैसा हुए, 3 तरह से बांट देना। अब इसी तरह से इसमें हम लोग संगीत को बांटते हैं, मतलब कि संगीत के इतिहास को अगर देखें तो 3 भाग में बांटा। कौन कौन? नंबर 1 में दिया प्राचीन युग। नंबर 1 में क्या दिया? प्राचीन युग दिया। अगर आप लोग नोट बनाना चाहते तो बना सकते हैं आप, ठीक है। प्राचीन युग हो गया। अब देखिए प्राचीन युग को कब से कब तक रखा गया, नंबर 2 में रखा मध्य युग रखा, और नंबर 3 में क्या दिया भाई साहब, नंबर 3 में क्या दिया, नंबर 3 में दिया आधुनिक युग। देखिए कभी कभी फोटो हट जाएगा इसलिए, ताकि स्पेस पूरा बच जाएगा। आधुनिक युग, ठीक है ना, आधुनिक युग। तो इस तरह से आपका हो गया 3 भाग में बांटा। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन युग कब से कब तक बीच में आता है, अब मध्य युग कब से कब बीच में आता है, और आधुनिक युग। देखिए आप ना इस तरह से अगर पूरा क्लास आप लोग के पास पहुंच गया, सच बताते हैं आपकी अपनी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी समझ के अनुसार आप कर पाएंगे किसी चीज को। अब प्राचीन युग को रखा गया वैदिक का, ये सारे कोटेशन जो मिल रहा है आपको सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें अगर आप लोग को थोड़ी सी भी कोता हो, तो थोड़ी सी ऐसा लगता है प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमको बताइएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है तो कोशिश करेंगे और सभी जहां से भी हो पाए तो वो आपको प्रूफ देने का, ठीक है ना। वैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें कोई लाल लपेट नहीं है, इधर उधर का बुक नहीं है। तो इसमें हम क्लेम भी कर सकते हैं, गलत भी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्लेम कर सकते हैं भाई आपके बुक में ये लिखा हुआ था, हम तो यही पढ़ के आया ना, आपने तो यही दिया था, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और कहीं और से पढ़िएगा जैसे राग परिचय सब है, तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि उसको क्लेम नहीं कर सकते, ऑथेंटिक थोड़ी है बीपीएससी के लिए। तो देखिए वैदिक काल से लेकर के कब तक, 1200 ईस्वी तक कहां रखा गया, प्राचीन युग में रखा गया, प्राचीन युग काल में रखा गया। और उसके बाद देखिए
अब फिर देखिएगा मध्ययुग का कालखंड क्या है, मध्ययुग का काल समय क्या है। अब देखिए 1200 तक तो ये हो गया, मतलब 1200 ईस्वी पूरा तक ये हो गया। अब 1200 से लेकर के 1201 ईस्वी से लेकर के कहां तक पता है, 1201 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक, समझ में आ गया। 1800 ईस्वी तक किसके बीच में रखा गया है, मध्य युग के बीच में रखा गया। उसके बाद आधुनिक काल को हम लोग समझते हैं। आधुनिक काल अब 1800 तक तो यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या किया कि 1801 ईस्वी से लेकर के, मतलब 1801 ईस्वी से लेकर के और वर्तमान समय तक, ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक क्या हो गया, अपना आधुनिक काल में आ गया। ये चीज आप लोग समझ में आ गया समझ में, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि वैदिक काल में वेद में कौन कौन से चीज थे, मतलब कि वैदिक काल में क्या सब थे। उसके बाद सारे वेद को भी हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए अब वैदिक काल आ गया, तो वेद कुल कितना हो गया भाई साहब, कुल वेद कितना हो गया। हम लोग शुरू से बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा, आप लोग ये सब मत कहिएगा बीच में ये तो जानवे करता 4 गो होता है, ऐसा मन में पालने का कोशिश नहीं कीजिए। देखिए भाई बिहार से हम, इसीलिए अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की, मतलब मेरा जिस तरह से हम गाँव में रहे हैं कोशिश करते हैं उसी तरह से आप लोग को पढ़ाएं, हंसा दे खिला दे मजे के साथ करें, क्योंकि एक ऑफिशियल भी हम बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वैदिक काल हुआ और वैदिक काल से यहाँ तक, लेकिन हमको मजा नहीं आता है। मेरा मन थोड़ा सा क्या होता है कि नहीं भाई जिंदा जिंदगी की जीत हुई होकर, मतलब कि थोड़ा सा मजे में रहे, ताकि लगना चाहिए भाई साहब सामने आदमी कोई बैठ रहा है और वो भी मजे के साथ क्लास कर रहे हैं, इस तरह से। तो वेद कितना हो गया भाई, कुल वेद कितना हो गया। नंबर 1 में वेद देखे तो साम वेद हो गया, साम वेद हो गया, साम वेद हो गया। फिर नंबर 2 में देखे यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। फिर नंबर 3 में देखें अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। उसके बाद नंबर 4 में क्या देखें हम लोग, सामवेद हो गया। नंबर 4 में क्या हो भाई साहब, सामवेद, सामवेद तो लिखिए दिए। ऋग्वेद हो गया। सबसे पुरानिक वेद किसे कहा जाता है, सबसे पुरानिक वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे पुरानिक वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अब देखिए सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। अब कहिए भाई सामवेद को बनाने का क्यों जरूरत पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को गैर रूप देने के लिए, मतलब गाने के लिए सामवेद का निर्माण किया गया। ऋग्वेद के ऋचाओं को गाने के लिए सामवेद का निर्माण किया गया, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ऋग्वेद के ऋचाओं को गाने के लिए सामवेद का प्रयोग, सामवेद को बनाया गया। अब वैदिक काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे चीजें हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके बढ़िया से देखेंगे ताकि आपको आपसी समझ विकसित हो जाए। तो अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब सामवेद के बारे में। पहले से तैयार करके रखें ताकि आपको पढ़ाने में सुविधा हो, ठीक है, और ज्यादा कम समय में ज्यादा चीज आपको हम दे पाए। सामवेद के बारे में अगर हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो सामवेद कौन लिखा, सामवेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो एक एक पॉइंट करके हम लिखते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ संगीत में, मतलब भारतीय संगीत के सबसे, मतलब यही तो भारत की खूबसूरती है। अगर कोई आज बोलता है, आज दावा करता है कि हमारा ये है वो है फलाना ढिमकाना है, भाई उस समय से मेरा सब कुछ चलते आ रहा है। हमारी संस्कृति उस समय से चलते आ रहा है जिस समय शायद आपकी नामो निशान ना होगी। इसीलिए कोई हमें ये दावा ना करे हमारे भारतीयों की हमारे सबसे पहले। बस दुर्भाग्य हमारी ये है कि खुल करके सामने प्रूव ना कर पाए, हमारी यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य हो जाती है हमारे भारतीय, ठीक है। तो सामवेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा जो संगीत से जुड़ा हो, जिसमें संगीत का साक्ष्य मिलता हो, ठीक है, संगीत से जुड़ा है, अर्थात विश्व के सबसे पहला अगर संगीत का शास्त्र कहें तो ये हमारा सामवेद हो जाएगा। अब देखिए सामवेद को 2 भाग में बांटा। सामवेद शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ विकसित हो, और जो मूल पॉइंट है, जो जहां से क्वेश्चन आता है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, उसी पर ध्यान देंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि लाल लिपेट दे करके आपकी वक्त हम बर्बाद करें। सामवेद को 2 भाग में बांटा। कौन कौन, एक हो गया आर्चिक, एक हो गया आर्चिक हो गया, आर्चिक हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, गान हो गया, दूसरा क्या हो गया, गान हो गया। एक हो गया आर्चिक और दूसरा क्या हो गया, गान हो गया। अब आर्चिक और गान, अब भैया कहिएगा कि आर्चिक क्या है और गान क्या है। देखिए आर्चिक हो गया, अब इसको हम लोग
समझते हैं आर्चिक क्या है और गान क्या है। देखिए आर्चिक, आर्चिक को समझते हैं। आर्चिक हो गया कि ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं का संकलन क्या हो गया, वो आर्चिक हो गया। और इन ऋचाओं को गाने के लिए, इन ऋचाओं को गैर रूप देने के लिए गान दूसरी भाग का प्रयोग किया गया। मतलब किस तरह से इन ऋचाओं को गाया जाए, इसके लिए गान भाग का रचना किया गया। गान, ठीक है, आपको समझ में आ रही कितनी अच्छे तरीका से, कमेंट में जरूर बताइएगा। गान हो गया मतलब ऋचाओं का गाने का तरीका। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये समझ सकते हैं, ऋचाओं को गाने का स्वरूप समझ सकते हैं आप, स्वरूप इसको कह सकते हैं, स्वरूप, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं भाई ये तो आर्चिक है, लेकिन इन आर्चिकों को भी दो भाग में बांटा, इनको भी, आर्चिक को भी दो भाग में बांटा। अब कहिएगा कि कौन कौन आर्चिक, यहां लिखते हैं हम लोग आर्चिक। अब आर्चिक को भी दो भाग में बांटा, एक उत्तर आर्चिक, उत्तर आर्चिक हो गया, उत्तर आर्चिक, और दूसरा कौन हो गया, पूर्व आर्चिक। उत्तर आर्चिक और दूसरा पूर्व आर्चिक, पूर्व आर्चिक हो गया। अब कहिएगा कि ई काहे बांटा, इसमें ऋचाओं को अलग अलग रखने के लिए दो भाग में बांट दिया। अब कहा कि उत्तर आर्चिक, पूर्व आर्चिक में कुल ऋचा हो गया 585, 585 कुल ऋचाएं हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये आपकी क्वेश्चन पूछने वाली है तो इसको ध्यान में रखना है। ये 585 ऋचाएं हो गया। उसके बाद उत्तर आर्चिक हो गया, उत्तर आर्चिक में 1225 कुल ऋचाएं हैं दोस्त, 1225 ऋचाएं, 1225 ऋचाएं कुल हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऋचाओं को भी सामवेद हो गया। सामवेद को दो भाग में बांटा, एक आर्चिक हो गया, दूसरा गान हो गया। अब आर्चिक किसको कहते थे, ये बात आपको समझ में भली बात आएगा। ऋचाओं का संकलन रूप, देखिए मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए आपको, और ऑफलाइन में मेरा दावा रहता है कि भाई क्लास में ही याद करके जाना है, फिर घर पे जाके रट्टा नहीं मारना है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कंसेस अगर रहिएगा तो हम आपको इसी क्लास में याद करवा देंगे आपको। तो बस डिपेंड करता है आप पे कि कितना आप कंसेस है और किस तरह से आप इसको लेते हैं, ठीक है। ऋचाओं का संकलन क्या हो गया, आर्चिक हो गया। ऋचाओं का संकलन क्या हो गया, आर्चिक हो गया। गान, ऋचाओं को गाने का स्वरूप, मतलब किस तरह से गाया जाए, इसको बताने के लिए क्या किया, गान भाग बनाया गया, ठीक है। अब आर्चिक को देखें तो आर्चिक को भी दो भाग में बांटा, ठीक है, दो भाग में बांटा। उत्तर आर्चिक मतलब पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक समझ लिए, पहले इसको होगा, पहले इसके बाद ये हो गया। तो पूर्व आर्चिक हो गया और उत्तर आर्चिक हो गया। पूर्व आर्चिक में 585 कुल ऋचाएं हो गया, उत्तर आर्चिक में 1225 कुल ऋचाएं हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए गान को भी दो भाग में बांटा, गान को भी दो भाग में बांटा। अब गान को हम लोग देख लेते हैं। अब गान देख लीजिए, गान को भी दो भाग में, नहीं गान को चार भागों में बांटा, सॉरी, गान कितने भाग में बांटा, चार भाग में। नंबर एक कौन सा गान, नंबर एक कौन सा गान, ग्राम गे गान, नंबर एक ग्राम गे गान, ठीक है। नंबर एक ग्राम गे गान। नंबर दो में क्या दिया, नंबर दो में अपसे गे गान, अप्य गे गान, अप्य गे गान। नंबर दो में क्या हो गया, अप्य गे गान। अब नंबर तीन में देखिएगा, नंबर तीन ऊह गे गान, नंबर तीन ऊह गे गान, गे गान हो गया। चलिए राइटिंग थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि राइटिंग मेरा ऐसा ही है। और नंबर चार में क्या हो गया मेरे दोस्त, नंबर चार में क्या हो गया, उहैया, होया। सुनिए यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा, उहे गान। तो ये हो गया गान का प्रकार। तो साम गान में क्या हो गया, गान का प्रकार। इस तरह से हम लोग देख लिए, गान का भी चार भागों में बांटा, ठीक है, गान को भी चार भाग में बांटा। ये आपको मूल चीजें हैं, ज्यादा आपको उलझाने की भी कोशिश नहीं किया, बिल्कुल सटीक आप लोग के बीच जा रहा है, ठीक है। उसके बाद
अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ बातें सामगान की, ठीक है। ये तो एक एक पॉइंट करके हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, सामगान को 5 भागों में, मतलब सामगान की जो गायकी होती थी उसको 5 भाग में बांट करके गायकी होती थी। तो सामगान की गायकी, सामगान की गायकी 5 भागों में बांटकर, 5 भागों में बांटकर, ये बात आपको समझ में आ गया। सामगान की गायकी 5 भागों में बांटकर होती थी, ये भाग में। और वो 5 भाग कौन कौन हो गया मेरे भाई? 5 भाग कौन कौन हो गया? नंबर 1 देखिए, प्रस्ताव, प्रस्ताव हो गया। उसके बाद नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए, उद्गीत हो गया, उद्गीत हो गया। नंबर 3 देखिए आप लोग, नंबर 3 प्रतिहार हो गया, प्रतिहार हो गया। और नंबर 4 देखिए मेरे भाई साहब, नंबर 4 क्या हो गया? नंबर 4 उपद्रव हो गया, उपद्रव हो गया। और नंबर 5 भी यहीं पर लिखिए देते हैं। नंबर 5 में क्या हो गया? नंबर 5 में निधन हो गया, निधन। कितना अच्छा से ये चीज हम लोग देखते जा रहे हैं, निधन। अब देख लीजिएगा, ठीक है, कितना अच्छा से हम लोग देखते जा रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए, यहीं पर समझिए आगे। अब इन 5 भागों को गाने के लिए, समझिएगा बढ़िया से, इन 5 भागों को गाने के लिए 3 ऋत्विज जो पंडित इन गाना को गाते थे, शाम वैदिक काल में जो पंडित इस गीत को गाते थे उसको ऋत्विज कहा जाता था। तो ये भी पहले देख लीजिए, नोट लिख करके को लिख लीजिए, नोट लिख करके लिख लीजिए। जो पंडित सामगान गाने वाले, इस तरह से लिखिए, सामगान गाने वाले पंडित को ऋत्विज कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था। ये बात आपको स्टेट में इस बार पूछा गया था, आप लोग को ध्यान होगा तो याद कीजिए, जो इस बार स्टेट दिया, जो देख रहे हैं तैयारी 4 के लिए। चलिए, ये बात पूछा गया था, तो ऋत्विज कहा जाता था। अब इन 5 भागों को, कौन? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 5 भागों को गाने के लिए इन 4 ऋत्विज मिलकर के इन 5 भागों की गायन करते थे। इन 4 ऋत्विज को मिलकर के कौन कौन? अब देख लीजिए, 3 ऋत्विज मिलकर के। तो मुख्य ऋत्विज कितने हो गए? मुख्य ऋत्विज कितने हो गए? 3 ऋत्विज। मुख्य ऋत्विज, ये पॉइंट हम लोग लिख लेते पहले। इन 5 भागों को, 5 भागों को मुख्य 3 ऋत्विज गाते थे। अब वो ऋत्विज कौन कौन है भैया साहब? कौन ऋत्विज हो गया? 3 को मुख्य ऋत्विज कौन कौन हो गया? मुख्य ऋत्विज, नंबर 1 हो गया प्रस्ताव गाने के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव गाने के लिए प्रस्तौता, मतलब प्रस्ताव गाने वाले ऋत्विज को क्या कहा जाता था? प्रस्तौता, ठीक है। और प्रतिहार गाने वाले ऋत्विज को, यहां देखिए, उद्गीत गाने वाले ऋत्विज को उद्गाथा। नंबर 2 कौन सा हो गया? उद्गीत गाने वाले ऋत्विज को उद्गाथा, ऋत्विज उद्गाथा, ठीक है। अब देखिए, चौथा में देखिए, तीसरा में देखिए, प्रतिहार गाने वाले, प्रतिहार भाग को गाने वाले ऋत्विज को क्या कहा जाता था? प्रतिहर्ता। ये 3 को समझ में आ गया। ये 3 को मुख्य ऋत्विज हो गया, हर्ता, प्रतिहर्ता, ये 3 मुख्य ऋत्विज हो गया। और लास्ट के जो ये आपको 3 भाग मिल जाता है, ये देख लीजिए, 2 भाग जो बच जाता है, उपद्रव और निधन, ये हमेशा लास्ट में गायन किया जाता था। इन लास्ट वाले को गाने के लिए तीनों ऋत्विज मिल करके इन लास्ट वाले को गाते थे मिल करके, ठीक है। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और आप ये लिखने की जरूरत नहीं होगा, प्रस्ताव गाने वाले को प्रस्तोता कहा जाता है, प्रस्ताव गाने वाले को प्रस्तोता कहा जाता है, उद्गीत गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, प्रतिहार गाने वाले को प्रतिहर्ता कहा जाता है। और लास्ट में ये 2 जो आपका हो गया उपद्रव और निधन, ये लास्ट में तीनों ऋतुज मिल करके इन दोनों को लास्ट में गाते थे। ये आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अतः ये बात भी नोट करके बढ़िया लिख लीजिए।
निधन हमेशा सामगान के लास्ट में गाया जाता था। तो ये बात आपका हो गया। अब सामवेद से जो मुख बातें थी भाई साहब, वो आपकी क्लियर हो गई। देख लीजिए एक बार, फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जब मेरे भाई इसको ना जब हम क्लास करवाते हैं तो मेरे भाई मेरा शौक यही है कि हम आपको याद ही करा दें इसी तरह से जिस तरह से ऑफलाइन में करवा देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, मेरे स्टाइल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो सही तरीका से हम वादा करते हैं, जो आप सही तरीके से समझ जाइएगा। वैसे नहीं समझने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, भलाना ढिमकाना, लेकिन सही से समझ जाइएगा, थोड़ा सा धैर्य रख करके। तो सच बताइएगा, सच बोल रहे हैं, आपको क्लास में याद हो जाएगा, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा भाई। तो देखिए, तो प्राचीन वेद को देखे, मतलब संगीत को 3 भाग में बांटा। कौन? प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और प्राचीन काल को वैदिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक वैदिक प्राचीन युग में रखा, और 1201 से लेकर के 1800 ईस्वी तक मध्य युग में रखा। फिर उसके बाद 1801 से लेकर के वर्तमान तक आधुनिक काल में रखा। अब वैदिक काल की बात अगर करते हैं तो सबसे पहला वेद आया था, सामवेद आया था। सामवेद को 2 भाग में बांटा। सामवेद में संगीत का शास्त्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को गाने के लिए या यज्ञ को करने के लिए सामवेद को बनाया गया था। ठीक है, सामवेद, उसको सामवेद को 2 भाग में बांटा। आर्चिक और गान 2 भाग में बांटा, आर्चिक और गान। उसके बाद आर्चिक ऋचाओं का संकलन आर्चिक कहलाया। गान ऋचाओं को गाने का जो स्वरूप था उसमें गाने बताया गया था। उसके बाद देखिए, आर्चिक को 2 भाग में बांटा। कौन? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ये पहले लिख दिए, तो ये बड़ा ध्यान रखिए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 585 ऋचाएं हो गया, उत्तरार्चिक में 1225 ऋचाएं कुल हो गया। उसके बाद गान को भी 4 भाग में बांट दिया। 4 भाग में ग्राम गान, आप्य गान, ग्राम गान, आप्य गान, उसके बाद उह गान और उहय गान, ये लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं NCERT 12th वाला में। ठीक है, सामगान की गाय को कितने भाग में बांटा? मतलब गीत को 5 भाग में बांटा। सामगान के गीत को 5 भाग में बांटा। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन हो गया। उसके बाद भाई साहब, इन 5 को गाने के लिए, जो वैसे तो सामगान के गाने वाले क्या कहा जाता था? ऋत्विज गाया जाता था। इन 5 को गाने के लिए 3 मुख्य ऋत्विज रहा करते थे, जो प्रस्तोता, प्रस्ताव गाने के प्रस्तोता, उद्गाथा, प्रतिहर्ता। ये आपको समझ में आ गया। निधन हमेशा लास्ट में गाया था, ये आपको समझ में आ गया। तो कैसा लगा ये वाली बात? अब हम लोग देखते हैं रामायण और महाभारत में संगीत। रामायण और महाभारत में संगीत, ये चीज अब हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, रामायण और महाभारत में संगीत। दोस्तों, रामायण में भी इसको थोड़ा सा हम ये डबल कर लूं। रामायण में भी 1 2 3 4, तो इस तरह से हो गया। चलिए, अब देखिए, रामायण में भी संगीत के बारे में चर्चाएं की गई है, और महाभारत में थोड़ी जैसे ऐसे विशेष करके चर्चाएं नहीं की गई है, लेकिन विशेष करके चर्चाएं तो नहीं किए गए, लेकिन क्या हुआ है कि किसी कारणवश अगर संगीत शब्द आ गया, संगीत के बारे में चर्चाएं हो गई, ये संगीत के बारे में हम लोग को जानने को मिल गया। अर्थात रामायण काल में भी संगीत चलता था, ये बात पूर्व वहां से तो मिल गया भाई साहब। उसके बाद जैसे बहुत द्रौपदी की जैसे कि शादियां हो रही थी या स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर के बीच में गाया गया था, अप्सराएं डांस किया करती थी, ऐसा चर्चाएं मिलता है। तो हम लोग को जानकारी तो मिल गया ना कि रामायण काल में होता था, महाभारत काल में होता था, ये बात तो जानकारी मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि रामायण के विषय में और महाभारत के विषय में, संगीत के विषय में रामायण और महाभारत में क्या चर्चाएं की गई है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं बढ़िया से। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं, रामायण की रचना किसने किया? रचनाएं किसने किया? कौन रचनाएं किसने किया? कमेंट भी अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा बताने का। ठीक है, रचनाएं किसने किया? तो रचना महर्षि वाल्मीकि हो गया, महर्षि वाल्मीकि हो गया, महर्षि वाल्मीकि रचनाएं हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम कर ले तो अच्छा रहेगा। महर्षि वाल्मीकि रचनाएं हो गया। अब कुल श्लोक जो है रामायण में दोस्तों, कुल श्लोक 24,000 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये काव्यखंड में कुल श्लोक कितना हो जाएगा? 24,000 कुल श्लोक हो जाएगा मेरे दोस्त।
और ये काव्य खंड में है, इस बात को ध्यान रखिए, अर्थात गाया जा सकता है काव्य खंड में, काव्य खंड में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद रागों का निर्माण का आधार जो है, पहले रागे नहीं चलती थी, पहले जातियां चला करती थी। तो जाति आधारित गायन, जाति आधारित गायन, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो मुख्य चीजें हैं, ठीक है ना, हाँ, ये आप जिसको अभी लोक संगीत कहते हैं, जिसको अभी आप लोग लोक संगीत कहते हैं, हम लोग लोक संगीत कहते हैं, लोक संगीत को गांधर्व की उपाधि अर्थात गांधर्व संगीत कहा जाता था। गांधर्व संगीत कहा जाता था। ये बात आपको समझ में आ गया। लोक संगीत को क्या कहा जाता था? गांधर्व संगीत कहा जाता था। ये बात आपको भली भांति समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सेनाओं के उत्सव बढ़ाने के लिए किस किस वाद्य का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जब युद्ध पर सेनाएं जाया करती थी तो उसमें चर्चाएं की गई है, फला चीज बजा करके, फला चीज बजा करके सेना का उत्साह बढ़ाया जाता था। भैया वो तो सेनाओं के बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन हमको तो ये जानकारी मिल गया ना कि सेनाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए ये वाद्य का प्रयोग किया जाता था। उससे हमको ये पता चल गया कि रामायण काल में क्या चीज का कौन चीज का वाद्य यंत्र बजाया जाता था। तो सेनाओं के उत्साह के लिए ये देख लेते हैं हम लोग, सेनाओं के उत्साह के लिए बजाए जाने वाला वाद्य बढ़ाने के लिए वाद्य, आप लोग ये देख लीजिएगा, पूरा लिखेंगे तो हमें लगता है कम समय में ज्यादा चीजें आप लोग को दे पाए, तो कुछ कुछ शब्द जो बोल वो करते हैं वहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा सोच ये है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं, इसीलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को बताएं। ठीक है, उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्य का प्रयोग कौन कौन किया था भाई साहब? अब देखिए, दुदुम्बी का प्रयोग किया था। जैसा कि आप लोग वाद्य के प्रकार में ये वीडियो देखे हुए, दुदुम्बी का फोटो भी दिखाया था आप लोग को। तो जाकर के आप अगर वाद्य का प्रकार नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिए, वाद्य का प्रकार बहुत अच्छा से विथ इमेज आपको बताया गया। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। दुदुम्बी हो गया। उसके बाद देखिए, दुदुम्बी का उस समय प्रयोग किया जाता था। उसके बाद भूमि दुदुम्बी का हो गया, भूमि दुदुम्बी का उस समय उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयोग किया था। उसके बाद कलम चेंज कर लो। उसके बाद देखिए, भेरी का हो गया, भेरी का। उसके बाद पटह मतलब ये वाद्य यंत्र है जो सेनाओं के उत्साह बढ़ाने के लिए उस समय प्रयोग किया था। लेकिन हमें तो जानकारी मिल गया ना कि भाई उस समय ये सब वाद्य यंत्र चलता था, है ना। उसके बाद पनव का प्रयोग करते थे। उसके बाद शंख वाद्य का, सुशीलवाद हो गया, शंख का प्रयोग, शंखवाद, ठीक है, शंखवाद का प्रयोग किया था सेना को उत्साह बढ़ाने के लिए। उसके बाद शंखवाद का प्रयोग किया था। ये सारी वाद्य का जो है सेनाओं के उत्साह बढ़ाने में प्रयोग किया जाता था, मतलब जुनून बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग नहीं जानते हैं, कोई गीत भी अगर होता है तो ऐसे, चल उठ बंदिया खून खोलता, नस नस बिच वे जुनून बोलता, जागो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। तो इस तरह से जुनून बढ़ाने के लिए जो अभी गाना का प्रयोग करते हैं, तो पहले जमाने में इस तरह से इस सब वाद्य का प्रयोग किया जाता था। तभी से बज नहीं रहा था ये, तो इस तरह। चलिए हम लोग देखते आगे। भेरी का हो गया, पटह का हो गया, पटह वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। फिर पनव का हो गया, फिर उसके बाद शंखवाद का प्रयोग किया जाता था सेनाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। ये तो आपकी ये बातें होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो मुख्य बातें हैं कि सबसे पहले विपंशी वीणा का प्रयोग, सबसे पहले, अच्छा पेज चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले विपंशी वीणा का प्रयोग, विपंशी वीणा का प्रयोग कहां मिलता है पता है? रामायण में कहां मिलता है पता है? सुंदरकांड में पता चलता है। सुंदरकांड में इसकी चर्चाएं दी गई है विपंशी वीणा का, ठीक है ना। कहां? सुंदरकांड में, ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड में। ये आपकी पॉइंट हो जाता है, जिसको नोट बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संगीतकारों की कुछ जातियां बताई गई थी। संगीतकारों की कुछ जातियां, संगीतकारों
कारों की जातियां। भाई उस समय भी जाति या जाति प्रथाएं चला करता था। उस समय तो क्या बोलते हैं, चरम सीमा पर थी। अगर कोई कुछ भी करे उसकी जाति बन जाती थी। ये कामों के आधार पर जातियां बनती थी पहले, मतलब जो भी काम करता था उसके जाति कामों के आधार पर। लेकिन अभी तो जाति बन ही गया, तो खैर वो सब बातें अलग बातें हैं। तो संगीतकारों के भी जाति बन गया, और ये जाति मुख्य 4 जाति रहा, जो जाति आपको संगीत में सेवा देते थे, यानी संगीत से जुड़ा हुआ रहते थे। जैसे हो गया बंदी हो गया, नंबर 2 में हो गया सूत, नंबर 2 में सूत हो गया, नंबर 3 में हो गया, नंबर 3 में मागध हो गया, और नंबर 4 में हटा लेते हैं, नंबर 4 में आपको वारंगना हो गया। ये 4 गो जाति हो गया संगीत का। ये संगीत का 4 जाति हो गया जो संगीत में जुड़े हुए रहते थे। ठीक है। अच्छा, उस समय के संगीत कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। संगीत को 2 भागों में। संगीत को अच्छा, अगला पेज ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। अगला पेज ले लेते हैं। संगीत को 2 भाग में बांटा। संगीत को 2 भाग में। संगीत 2 भाग में। अब 2 भाग कौन हो गया? अब एक भाग हो गया भैया मार्गी संगीत, एक बात हो गया मार्गी संगीत हो गया। अब दूसरा भाग कौन हो गया? दूसरा भाग देसी संगीत, जिसको अभी अपने लोग लोक संगीत कहते हैं ना अभी वर्तमान में। देसी संगीत मतलब ये मस्ती के लिए हो गया, और ये ईश्वर की आराधना के लिए। अर्थात मार्गी संगीत जो है वो ईश्वर के आराधना के लिए। इसमें सारे नियम कानून, बहुत सारे नियम कानून, मतलब इसमें अगर नियम कानून से हट करके आप गा रहे हैं, अर्थात इसका आप समझिए कि एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। इसमें नियम का बहुत कठिन परिश्रम किया जाता था, पालन किया जाता, तब ईश्वर की आराधना के लिए मार्गी संगीत, अर्थात मार्ग को ढूंढते थे। ईश्वर की आराधना के लिए मार्ग ढूंढते थे, मार्गी संगीत हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? देसी संगीत। दूसरा देसी संगीत। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि थोड़ी सी नियमों का शिथिलता रहा करता था। मतलब कि जैसे अभी ही लोकगीत बनता है, या देखते होंगे क्या बोलते हैं, लोकगीत बनता है या फिल्मी गीत बनता है, तो उसमें लेता है, मतलब लेता है रागे वाग से, कौन रागे से उठा के सुर पकड़ता है, रागे से कोई भाव पकड़ता है, बट उसमें रागों को राग में ही हो ऐसी कोई नियम कानून नहीं है। तो इस तरह से देशी संगीत पहले उस जमाने के रहा करते थे। ये 2 को संगीत हो गया, मार्गी संगीत हो गया, दूसरा देसी संगीत हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि तंत्रीय वाद में, मतलब तंत्रीय तथा अवनद वाद्यों का वादन जिससे किया जाता था। अब देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको नोट कर लीजिएगा इसको। बोलता है कि तंत्रीय तथा अवनद वाद का वादन जिससे किया जाता, अवनद वाद का वादन जिससे किया जाता था, क्या कहलाता था वो? जिससे किया जाता था भैया वो क्या कहलाता? कौन कहलाता था? याद रखिएगा फिर से बढ़िया से, क्या कहलाया? कौन कहलाया? क्या कहलाया? कौन। ध्यान रखिए, फिर से एक बार हमारे साथ रिपीट कर लीजिए। जिससे तंत्रीय और अवनद वाद्यों का वादन किया जाता था, जैसे लकड़ी से या किसी और चीज से प्रयोग किया जाता, वादन किया जाता था, जिससे तंत्रीय और अवनद वाद्यों का, मतलब किसी भी वाद्यों का वादन किया जाता था, उसको क्या कहलाता था? वो कौन कहलाता था। क्या कहलाता था? कौन। क्या कहलाता? कौन। क्या कहलाता था? कौन कहलाता। चलिए, ये बातें हो गई रिपीट वाली, जो आपको बार बार रिपीट करवा करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या मिला हम लोग को। अब मेन जो है, ये तो रामायण वाली अब हो गई। रामायण वाली में इतना चीज आपको मूल चीजें हो गया। तो रामायण वाली हम लोग देख लें क्या क्या चीज मिला हम लोग को, मूल चीज देख लें हम लोग एक बारी। देखिए, रामायण की रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने किया। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। कुल ऋचाई कितना हो गया? 24,000 हो गया। और वो भी किस खंड में?
काव्य खंड में मिल गया, मतलब इसको गाया जा सकता है, ये बात आपको समझ में आ गई, काव्य खंड में आ गया। दूसरा, जाति आधारित गान उस समय चला करता था, राग रागनी की प्रचलित नहीं थी। उसके बाद लोक संगीत को गांधर्व की संज्ञा दी गया, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेनाओं के उत्साह बढ़ाने के लिए कौन कौन वाद्य का प्रयोग, दुदुम्बी हो गया, भूमि दुदुम्बी हो गया, भेरी हो गया, पटव हो गया, पनव हो गया, शंख वाद्य हो गया, ये सेनाओं के उत्साह बढ़ाने के लिए पहले प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, सबसे पहले विपंशी वीणा का प्रयोग कहाँ मिलता है भाई साहब, विपंशी वीणा का सबसे पहले प्रयोग सुंदर कांड में मिलता है। विपंशी वीणा का सबसे पहले जो उपयोग है, इसके बारे में जानकारी सुंदर कांड में मिलता है, ये बात तो समझ में आएगी। उसके बाद संगीतकारों की कितनी जाति, 1 2 3 4 जाति, बंदी, सूत, मागध और वरांगना संगीत में, ठीक है। अब अगला हम लोग देखें क्या, कि संगीत को 2 भाग में बांटा, कौन कौन, एगो हो गया मार्गी संगीत भैया, दूसरा कौन सा हो गया, देसी संगीत, एगो मार्गी संगीत, दूसरा देसी। तंत्रीय वाद्य तथा अवनद वाद्य को जिस डंडा से, जिस चीज से बजाया जाता उसको क्या कहा जाता था, कौन कहा जाता था। ये आपकी हो गई रामायण के बारे में। अब हम लोग समझते हैं महाभारत। अब भाई साहब, महाभारत में संगीत के विषय में क्या क्या दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं कि नहीं। चलिए बढ़िया समझते हैं महाभारत के विषय में, ठीक है। चलिए, महाभारत में संगीत के विषय में क्या क्या चर्चा दिया गया, इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाभारत की रचना किसे माना जाता है, महाभारत की रचना किसके द्वारा माना जाता है, कृष्णा द्वैपायन, अच्छा ये हटा ही दे इसको हम, कृष्णा द्वैपायन, महाभारत की रचना कृष्णा पायन, तो रचना कौन हो गया, कृष्णा द्वैपायन। कालखंड के विषय में उतनी डिटेल से भी हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको थोड़ी महाभारत के विषय में पढ़ना है, हमको महाभारत में जो चर्चाएं की गई है संगीत के विषय में, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। संगीत शब्द के स्थान पर गांधर्व के इसमें ही प्रयोग किया गया है। संगीत के स्थान पर गांधर्व शब्द का प्रयोग, गांधर्व शब्द का प्रयोग, ये बात आप लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आपको और मिलेगा, कहा ऐसा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन तीनों विधाओं में, अर्थात गायन में, वादन में और नृत्यन में, तीनों विधाओं में निपुण थे। कौन, अर्जुन कौन थे, तीनों विधाओं में निपुण थे। अर्जुन, इसको लिख लेते हैं हम लोग, अर्जुन तीनों विधाओं में निपुण, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा राइटिंग को माफ कीजिएगा और शब्द जो क्या है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग टेलीग्राम जुड़ने का, टेलीग्राम का लिंक आपको होगा तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, नहीं तो जब आप यूट्यूब के अथी पे जाइएगा, होम पेज पे जाइएगा, तो वहाँ भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जुड़ करके कोशिश कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे, फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको मूल चीजें हो गया अर्जुन के विषय में। उसके बाद देखिए, चतुर्विध वर्गीकरण, मतलब उस समय भी चतुर्विध वर्गीकरण को ऐसा देखा जाता है, चतुर्विध वर्गीकरण। अच्छा ठीक है, इस एक बात तो भूली का कहने के लिए, ये अर्जुन तीनों विधाओं में जो निपुण थे ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया पता है, गांधर्व विशारद। जो तीनों विधाओं में निपुण थे, इसको कहा गया गांधर्व विशारद। क्या कहा गया मेरे दोस्त, क्या कहा गया, गांधर्व विशारद, गांधर्व विशारद की संज्ञा दी गई, ठीक है, गांधर्व विशारद माना गया, ये बात आपको लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरा पेज हम लोग पहुंचते हैं, महाभारत के विषय में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत एक साथ हम लोग देख रहे थे, तो ये महाभारत के विषय में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, चतुर्विध वर्गीकरण मिलता है उस समय भी, चतुर्विध वर्गीकरण चतुर्विध वर्ग, अर्थात उस समय भी तंत्रीयवाद, सुशीलवाद,
तंत्रीयवाद, सुशीलवाद, अवनदवाद, घनवाद, उस समय भी तंत्रीय चतुर्विध वर्गीकरण मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तंत्रीयवाद को तंत्रीयवाद में से देख लेते हैं हम लोग तंत्रीयवाद। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक चीज और पहले समझ लेते हैं कि सामगान के जो भी ऋचाएं होती थी, जैसा कि आप समझते हैं, सामगान के ऋचाओं को गाने योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसी विकृति या आवृत्ति का प्रयोग करके उसको गाने योग्य बनाते हैं। जैसे कि अपना भोजपुरी में से कल, होई है, कई है, नहीं है, जई है, मतलब कुछ हई है, मतलब इस तरह से प्रयोग नहीं करते भोजपुरी में भी, या मैथिली में भी किस तरह हुआ, मतलब इस तरह से प्रयोग करते। लास्ट में अवग्रह को लगा करके उसके शब्द को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसमें बोलते हैं कि मिलाने का कोशिश करते हैं हम लोग, छंद मिलाने की कोशिश करते हैं। तो सामगान को मतलब देखा गया है कि महाभारत काल में भी उस समय के ऋचाओं को, मतलब रामायण के ऋचाओं, महाभारत के ऋचाओं को संगीतमय बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वो शब्द भाई साहब कौन कौन है? वो शब्द आपको हो जाएगा हाउ, आप कौन हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। उसके बाद उथ हो जाएगा, उथ हो जाएगा। उसके बाद ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद ई हो जाएगा, ई हो गया। अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से इस सब अक्षरों का, इन सभी अक्षरों का सहारा लिया जाता था। ठीक है, सहारा लिया जाता था, लिया जाता था। एक बात आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग अगला समझते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय में भी जो तंत्रीयवाद, अवनदवाद, घनवाद, उस समय में भी जो तंत्रीयवाद, घनवाद, अवनदवाद या सुशीलवाद जो मिलता है, तो भाई ये बात देखिएगा ना कि तंत्रीयवाद उस समय क्या चल रहा था, अब घनवाद उस समय क्या चल रहा था, अवनदवाद कौन चल रहा था। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि तंत्रीयवाद के बारे में हम लोग देखते हैं, तंत्रीयवाद्य। अब इसमें दोस्तों, इसमें कौन कौन आया था? विपंशी वीणा के बारे में चर्चा की गई है। विपंशी वीणा, विपंशी वीणा, पंशी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, वीणा के विषय में चर्चा की गई है कि ये तंत्रीयवाद थे। ठीक है, उसके बाद आप कहिएगा अवनदवाद में भाई कौन है हो, तो अवनदवाद में देख लीजिए। अवनदवाद में दोस्तों दुदुम्भी हो गया। उसके बाद मृदंग हो गया, जो दक्षिणी संगीत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, दक्षिणी संगीत के विषय में अगर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वैदिक कालीन चलते आ रहा है। समझ में आ रहा है? दक्षिणी संगीत में अभी भी वैदिक कालीन चलते आ रहा है। ठीक है, मृदंग हो गया, मृदंग हो गया। उसके बाद आप लोग देखें तो हो गया आनक हो गया, ये अवनदवाद की बात हो रही है। आनक, आनक हो गया। उसके बाद मूरज हो गया, ये सारे उसी टाइम की बात हो रही है। मूरज हो गया, मूरज। उसके बाद तोमर हो गया, तोमर हो गया, तोमर हो गया। उसके बाद भेरी हो गया, भेरी हो गया। ये सारे चीज जो है आपको अवनदवाद में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ इनमें से ऐसा वाद है जो भरत के द्वारा भी इस वाद की चर्चाएं की गई। तो इस बात को भी हम लोग आगे देखेंगे, जब भरत काल का आएगा, नाट्य शास्त्र आएगा, तो उसमें हम लोग वो देखेंगे। ये देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला देखते हैं, ये कौन कौन अभी देख लिए हम लोग, अभी कौन कौन देख लिए? तंत्रीयवाद देख लिए, घनवाद, अवनदवाद देख लिए। अब हम लोग देखते हैं घनवाद, अर्थात घनवाद में कौन कौन आ जाएगा। घनवाद, कलम चेंज कर ले थोड़ा सा। घनवाद में भाई साहब कौन कौन आ जाएगा? अब देखिए दोस्तों, घनवाद में आपको आ जाएगा झरझर, झरझर आ जाएगा। अच्छा, फिर से कहते हैं, अगर आप वाद्य के प्रकार का वीडियो नहीं देखे तो जाकर के वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, बहुत अच्छा सा विद इमेज बनाया गया, बहुत रिसर्च करके उसमें टाइम लगा उसको बनाने के लिए, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतना आपके लिए इतना फ्री में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाइएगा, लाइक वाइक शेयर कर दीजिएगा। क्या जाएगा आपका कुछ नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? झरझर हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद स्वास्तिक हो गया,
स्वास्तिक हो गया, अच्छा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, राइटिंग में थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बनता है। करताल हो गया, करताल के विषय में महाभारत काल में मिलता है, ठीक है। ये आपका हो गया घनवाद हो गया, ये बात समझ में आ गया, घनवाद। अब हम लोग समझते हैं सुशीरवाद में क्या क्या था। भाई साहब सुशीरवाद में क्या क्या था? सुशीरवाद्य, सुशीरवाद्य। अब हो गया सुशीरवाद। दोस्तों सुशीरवाद में अगर देखें तो वेणु हो गया, कौन हो गया? वेणु, वेणु। उसके बाद देखिए ककच हो गया, ककच, ये महाभारत कालीन सुशीरवाद था। उसके बाद गोमुख हो गया, गोमुख हो गया। उसके बाद समझिए शंख हो गया, शंख तो हर एक जगह देखते होंगे, युद्ध के उद्घोषणा में भी शंख आपका आता है, तो शंख तो एक प्रचलित है, उसमें तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है कि उस समय का है, ठीक है। उसके बाद किल हो गया, किल का फोटो आप लोग को दिखाया गया है, किल हो गया। ये सारी आपको क्या हो गया? घनवाद हो गया, स्वास्तिक हो गया, करताल हो गया, सुशीरवाद हो गया, ये सारी आपको वाद हो गया। अब मेरे भाई एक चीज और आप लोग जान लीजिए, अब देख लीजिए एक चीज और देख लीजिए। ये सारे वाद्यों यंत्रों को ये सारे वाद्य यंत्रों क्या कहा जाता पता है? सभी वाद्य यंत्रों को, वाद्य यंत्रों को क्या कहा गया पता है आप लोग को? तूर्य कहा गया, तूर्य, तूर्य क्या कहा गया? तूर्य। ध्यान रखिएगा, वाद्य यंत्रों को क्या कहा गया? तूर्य कहा गया, तूर्य कहा गया। अब आपको कैसा लगा ये चीज? दोस्तों अभी तो आपका बहुत सारा पॉइंट है इसमें, नाट्य शास्त्र हो गया, विदेशी हो गया, स्वरमेल कलानिधि हो गया, फिर राग तरंगिनी हो गया, फिर संगीत परिजात हो गया, चतुर्दंडी प्रकाशिका हो गया, पंडित भावभट्ट की हो गया, आधुनिक काल में संगीत हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग घराना की उद्भव कैसे हुआ, किसको घराना कहते हैं, घराना किस तरह से, कौन कौन घराना कैसे, क्या नाम, पूरा डिटेल देखेंगे बढ़िया से। संगीत शिक्षण संस्थाओं का विकास, ये 13 मूल पॉइंट है जो आपको एक एक करके मिलेगा। आज मेरा विचार है कि यहीं पर रखा जाए, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो फिर और घबरा जाएगा। फिर इसको भाग 2 में करके हम भाग 2 भाग 3 करके ये पहला चैप्टर आप लोग को हम दे देंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये मेहनत जो कर रहे हैं ये हमारी सफल है, विफल नहीं है। जरा जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है। लास्ट में एक चीज आपसे कहेंगे, आप अभी थोड़ा सा अगर अपने आप को कल पे टाल दे रहे हैं, याद कीजिएगा कल कभी नहीं होता है, जो आज है वही आपका है, कल फिर कल होता है। इसीलिए आज ही पूरा करने की कोशिश कीजिए जो आपको करना है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और कल के भरोसे कोई चीज रुका नहीं है, कल के भरोसे कोई चीज रुका नहीं है। आज आप कल पे टाल रहे हैं तो आयोग क्या कहेंगे पता है? सर आज जो मेहनत करके आया है उसी को रहने दीजिए, आप कल आइए। इसी शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर कमेंट बढ़िया से करते रहिए। जय हिंद।